वो शुरुआत से कर जैसे संख्या है, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या जैसे नंबर, ठीक है ना। ये रियल नंबर्स क्या होता है, जैसे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत वह संख्या आती है जैसे प्राकृत संख्या। आपने बचपन में पढ़ा होगा प्राकृत संख्या, जैसे 1 2 3 इंफिनिटी तक, ये प्राकृत संख्या इसके अंदर होगी। जैसे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या 0 -1 -2, ये माइनस इंफिनिटी तक तक, और इधर +1 +2 और इंफिनिटी तक यानी अनंत तक। तो ये तो आपके प्राकृत संख्या हो गई, ये आपके पूर्णांक संख्या हो गई, ठीक है ना। ये सभी संख्या वास्तविक संख्या यानी माइनस में भी आएगी और प्लस में भी आएगी, तो प्राकृत संख्या, ठीक है ना। उसके बाद परिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या वह संख्या जिसे a/b के रूप में लिखा जा सके, वह परिमेय संख्या कहलाती है। वो भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, जैसे 2/3 3/4, ये सभी परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगी, ठीक है। उसके बाद प्राकृत संख्या आ गई, पूर्णांक संख्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई। अब अपरिमेय संख्या, सर पेन भिजवाना। अपरिमेय, जैसे अपरिमेय संख्या √2 √3 √5 √7, ये सब अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। जैसे इनका मान जब भी आएगा ना तो 1.4 1.4 4 1.4 ऐसे चलता रहेगा, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। √4 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √4 का आंसर क्या होता है 2, वो प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना। तो ये आपके बेसिक है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। कोई भी पूछ ले कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आपको पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के सभी का जो रूप होता है वो क्या होता है कि वास्तविक संख्या कहलाता है, जिसे अपन कहते हैं रियल नंबर। अब जैसे आपके एक प्रमेय दे रही थी अंदर बुक के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर के यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में सूत्र होता है a + r, ठीक है ना। अब a = bq + r क्या होगा, a क्या होगा भाज्य, b होगा भाजक, और r होगा आपके शेषफल। अब किसी को ये भी पता भी नहीं होगा कि भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल क्या होता है, तो इधर देखना। जैसे अपन लिखते हैं कि मैंने a में b का भाग लगाया तो मुझे आंसर में q प्राप्त हुआ, और नीचे ये भाग की टेक्निक है, भाज्य कहलाता है, यह आपका भाजक कहलाता है, यह आपका जो आंसर में प्राप्त होता है भागफल कहलाता है, और नीचे जो बचता है वो आपका शेषफल कहलाता है। अब इसको इस रूप में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि शेषफल को इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो इससे r से भागफल को q से डिनोट क्वोशिएंट बोलते हैं। एक भाज्य है ये और b भाजक अपने ही है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, जैसे 25 है, 25 में मैंने 5 का भाग लगाया, तो कितनी बार भाग जाएगा 5, कितना आएगा 25, इसमें कितना आएगा 0। तो आपके ये तो हो गया भाज्य, हो गया भागफल, ये हो गया आपके शेषफल। यानी नॉर्मल समझने लायक बात है कि इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में ऐसा क्या बता रखा है, तो ये आपका भाज्य होगा, ये भाजक होगा। ये प्रमेय कैसे, क्या सवाल कैसे आता है इसका, तो मैं अभी इसके बाद बता रहा हूं। जैसे आपके एग्जाम्पल का 81 व 237 का मास ज्ञात करना है। मास यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है, HCF, और वो भी यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करना है, ठीक है ना। वैसे मास तो आप अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात करते हो, लेकिन आपको यदि बोर्ड एग्जाम में सवाल आ जाए कि यूक्लिड विभाजन विधि से करना है, तो इसी विधि से करना है। यह विधि जैसे प्रथम चरण जैसे फर्स्ट है a = bq + r,
ठीक है ना। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a क्या होगा, क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग जाता है, यानी 237 में 81 का भाग जा रहा है तो 237 कहां आएगा यहां, और 81 का जाएगा, कितनी बार जाएगा 81 इंटू 2 करेंगे तो 2 एकम 2 8 दूनी 16, यानी 162। तो 237 में से 162 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 2 गए 5, इधर 13 में से 6 4 और 3 7 और ये 0। तो आंसर में कितनी बार दिया, भाग पर 2 बार दिया, और शेष पर कितना है आपने 75 है। नॉर्मल विधि से भाग देना, जैसे 237 में 81 का भाग लगा है, 237 में 81 का भाग लगा है, कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है, 81 इंटू 2 करते तो 162। अब 237 में से 162 घटा तो वो आपका रिमाइंडर होगा, यानी 7 में से 2 गए 5 और 13 में से 6 गए तो 4 और 3 7 और 1 में से 1 गया 0, यानी आपके रिमाइंडर आया 75। 75 नॉट इक्वल टू 0। जब तक आपका शेष पर 0 नहीं आए तब तक भाग चलता रहेगा, ठीक है ना। ये प्रथम चरण हुआ, इसके बाद आपका चलेगा द्वितीय चरण। जैसे सेकंड स्टेप, ठीक है ना, इसमें भी आपका सूत्र लगेगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। a क्या होगा, अब प्रोसेस इस पर और इस पर चलेगी, आपको ये ध्यान रखना 81 और 75 पर प्रोसेस चलेगी। 81 कहां रहेगा बाहर, और 75 का पाड़ा बोलना है आपको, यानी एक बार ही जाएगा 75 का भाग 81 में एक बार जाएगा, शेष पर कितने बचेंगे 81 में 75 जाएंगे तो 6 बचे। अब 6 बचे तो 6 नॉट इक्वल टू 0 हो गया वापस, यानी अभी तक रिमाइंडर जो शेष पर होगा वो 6 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो वापस इस पर और इस पर प्रोसेस चलेगी थर्ड स्टेप में। अब 75 बार रहेगा और 6 का पाड़ा आपको बोलना है, कितनी बार बोलोगे आप 10 बार तो 60 होता है, 11 बार 66 और 12 बार 72, और शेष पर कितना बचा आपके 3। अभी भी आपके शेष पर 3 बचा है। 75 में आप 6 का भाग लगाओ, जैसे ये आप 75 में 6 का भाग लगा रहे हो, कितनी बार लगेगा 12 बार, और कितना आएगा 75 में से 72 घटे तो 3। इनकी लिखने की प्रोसेस होती है, 75 बार लिखा जाएगा a, b क्या आएगा 6, q क्या आएगा 12 और r क्या आएगा, r को प्लस में लिखना है 10 3, ठीक है ना। अब वापस 3 नॉट इक्वल टू 0, लास्ट स्टेप होगी चौथी, उसमें आपका आंसर आ जाएगा, जैसे 6 और 3 पर प्रोसेस चलेगी, 6 बार रहेगा, 3 के बारे में 6 कितनी बार आते हैं 2 बार, और आंसर में आपके रिमाइंडर आ गया 0। अब 0 आ गया तो आपका जो भाजक होगा वही आपका क्या होगा HCF होगा, यानी महसक, यानी HCF महसक कितना हो गया 3। ये आपका आंसर। वापस शुरुआत से समझा रहा हूं, इधर देखना, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का से 81 पर 237 का महसक ज्ञात करना है, ठीक है। महसक अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं, लेकिन अभी आपको जिस प्रमेय विधि से बोल दिया जाए उसी विधि से आपको ज्ञात करना है। जैसे प्रथम चरण है, प्रथम चरण में आपने न्यूक्लियर विभाजन विधि मैंने आपको समझा दी थी कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इसका सूत्र होता है। a की जगह क्या आएगा, हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग आता है, यानी 237 में 81 का भाग जाएगा, तो a क्या हुआ 237, b क्या हुआ 81, कितनी बार भाग किया 2 बार, q 2 हो गया, 81 इंटू 2 कितना आया 162 आया, 237 में से 162 गए तो 75 आया। आपके a ये हो गया, b ये हो गया, q ये हो गया, r ये हो गया, इसमें मान रख दो, a 237, b 81, q 2 और r 75। अब जब तक आपके शेष पर 0 नहीं आए, यानी 75 नॉट इक्वल टू 0, तब तक आपके प्रोसेस चलती रहेगी। जैसे 81 और 75 से चलेगी, 81 और 75 पे चलेगी, ठीक है। अब 81 और 75 में 81 बड़ा है तो 81 बार रहेगा, 75 का पाड़ा बोलना है, एक बार ही जाएगा, एक बार जाएगा और शेष पर कितना बचेगा 81 में से 75 जाएंगे तो 6 नॉट इक्वल टू 0। जब तक शेष पर 0 नहीं आएगा तब तक प्रोसेस चलती रहेगी। थर्ड स्टेप में 75 बार रह जाएगा और 6 का पाड़ा आपको बोलना है 12 बार, कितना आएगा 72, और शेष पर कितना बचेगा आपके 3।
ठीक है ना, 3 नॉट इक्वल टू 0। अब 3 नॉट इक्वल टू 0 तो वापस 6 और 3 पर प्रोसेस चलेगी, 6 बार रहेगा और 3 का पारा 2 बार बोलेंगे तो शेषफल 0 आएगा। अब जो आपका भाजक होगा वही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है ना, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक सवाल में इसका रिलेटेड हो दे रहा हूं, जैसे इसी प्रकार का एक सवाल हो दे रहा हूं। इसे 210 और 55, ये आपके प्रश्नावली का ही सवाल है, 210 और 55। ठीक है ना, अभी मैंने प्रश्नावली में इंटर नहीं किया है, बेसिक बता रहा हूं। ठीक है ना, प्रश्नावली में मैं बाद में इंटर करूंगा, जैसे 2.1 बाद में थोड़ी देर बाद में पढ़ाऊंगा, पहले बेसिक समझ लो क्या होता है। अब 210 और 55 तो a इक्वल टू क्या होगा, b क्यूब प्लस r, प्रमेय तो अपन के यही है ना। अब a क्या होगा, इसमें नॉर्मल भाग लेना तो 210 में 55 का भाग जाएगा, तो a आपके 210 होगा और ये आपके हो गया 55 का पारा 210 में कितनी बार जाएगा, पारा नहीं आता है तो गुणा करके देख सकते हो कि 55 इंटू आप यदि 3 करते हो, 5 3 15, 5 1 5 3 15 और 1 16, 165 आएगा। यानी 3 बार बोला मैंने, कितना आया 165। अब 210 में से 165 घटाता हूं तो 5 और 35, 35 और 10, शेषफल कितना बचेगा 45। जो शेषफल बचेगा वो यहां लिखना है, r की जगह शेषफल आपके आ गया 45। ठीक है ना, अब आपके 45 नॉट इक्वल टू 0, मैंने कहा है भाग जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक शेषफल आपके 0 नहीं आएगा। अब 45 नॉट इक्वल टू 0, अपन सेकंड प्रोसेस किस पर करेंगे, 55 और 45 का। ठीक है ना, तो द्वितीय चरण 55 आपके बाद आएगा, 45 का पारा बोलना पड़ेगा। कितनी बार, एक बार, कॉमन सेंस वाली बात है, 45 इंटू 1 45, 45 इंटू 2 करते तो 90 आ जाएगा, 55 से ज्यादा आ जाएगा, हमें तो कम नहीं लाना है। एक बार कितना बचा, शेषफल बचेगा 10, यानी 55 में से 45 घटेगा तो शेषफल कितना आएगा 10। अब सेकंड प्रोसेस आगे चलेगी 45 और 10 तक, क्योंकि 10 नॉट इक्वल टू 0। तो थर्ड चरण में आपके ये हो जाएगा 45 आपके बाद रहेगा, 10 का पारा आपको बोलना है, कितनी बार बोलोगे 4 बार, 5 बार नहीं बोलना है, ज्यादा नहीं करना है। और शेषफल कितना बचा 5। अब 5 नॉट इक्वल टू 0 तो वापस फोर्थ चरण। अब 10 और 5 को प्रोसेस चलेगी, 10 बार रहेगा और 5 अंदर, 5 का पारा 10 में 2 बार, और शेषफल आपके आ गया 0। अब जब भी शेषफल 0 आ जाए तो आपका भाजक क्या होगा, एचसीएफ होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा 5, ये आपका मस्त। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 210 में 55 का भाग लगाना, 210 बार रहेगा, 55 का पारा 3 बार होगा, 55 इंटू 3 165 हुए, 210 में से 165 गए तो रिमाइंडर यानी शेषफल 45 बचा। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक प्रोसेस चलती रहेगी। अब किस पर प्रोसेस चलेगी सेकंड चरण में, 55 और 45 पर। 55 बार 45 का पारा एक बार बोलना है, शेषफल कितने बचे 10, 10 नॉट इक्वल टू 0। वापस 45 और 10 पर चलेगी, 45 बार 10 का पारा 4 बार बोलना है, शेषफल 5 है, 5 नॉट इक्वल टू 0। अब 10 और 5 पर चलेगा, 10 बार 5 इंटू 2 10 आ गया, 0 से तक आपकी यही भाजक आंसर होगा, यानी मासा 5। एक और सवाल लेते हैं, जैसे 420 और 130। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है, 420 में 130 का भाग जाएगा। प्रथम चरण a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a क्या है, भाग इसमें जा रहा है तो a क्या होगा 420, b क्या होगा 130। अब 130 का पारा तो आता नहीं किसी को, तो गुणा करके देखना 420 के पास कब तक आएगा, यानी 130 को 3 से कर दो, 3 3 9, 3 एकम 3, यानी 3 बार कितना है 390।
अब 420 में से 390 घटाए तो मैंने कितना है शेषफल 30। 30 नॉट इक्वल टू क्या है 0। जब 30 नॉट इक्वल टू 0 तो सेकंड चरण भी चलेगा, द्वितीय चरण। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब इसमें A क्या होगा 130 और 30 पे प्रोसेस चलेगी। A क्या हो गया 130, B क्या हो गया 30 और Q क्या हो गया 30 का पारा बोलना है कितनी बार 30 दूना 60, 30 या 90, 30 चौक 120। 130 में से 120 जाएंगे तो कितना बचेगा शेषफल 10 बचेगा ओनली 4। तो आपके 10 नॉट इक्वल टू अभी भी 0 है। यदि किसी को ऐसे नहीं आए तो भी आप भाग लगा के देख सकते हो। 130 में 30 का भाग लगाना है, 4 बार जा रहा है 120 आ रहा है और रिमाइंडर आपके 10 बच रहा है। तो ये प्रोसेस में फिर सेट कर देना है। थर्ड चरण आपके इस पर चलेगा 30 और 10 पर। 30 बड़ी संख्या है बाहर जाएगी, 10 का पारा 30 3 बार और शेषफल आपके आ गया 0। जैसे आपके आंसर शेषफल 0 आए आपका आंसर आ गया, यानी जो बी होगा वही आपका क्या होगा आंसर, यानी एचसीएफ आंसर क्या होगा आपका 10, ठीक है ना, कंप्लीट। अब जैसे मैं प्रश्नावली की ओर जा रहा हूं, ये 2 एक सवाल तो प्रश्नावली के ही थे। प्रश्नमाला 2.1, प्रश्नमाला 2.1 में पहला सवाल है कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप का होता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। उसने क्या कहा है q एक धनात्मक पूर्णांक है। माना कि q एक धनात्मक पूर्णांक है। दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक, मानना नहीं है प्रश्न में दे रखा है q एक धनात्मक पूर्णांक है। दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप में, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, मानना कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या मैंने मान ली जैसे 4m+1। अब मैंने यही क्यों मानी, मानने में तो मैं 2m+1 भी मान सकता था। आपको आंसर में 8q+1 लेके आना है, ठीक है ना। अब ये विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है नहीं है वो देखना है। यदि मैं m की जगह 1 रखता हूं तो 1 × 4 4, ये तो 4 आएगा, 4+1 कितना हो जाएगा 5। 5 एक धनात्मक भी संख्या है और विषम भी संख्या है, यानी आपका जो ये फॉर्मूला बैठ रहा है राइट बैठ रहा है। जिसे मैं 2 रखता हूं यहां m की जगह, 2 × 4 8 और 1 9, 9 भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये भी आपके राइट हो गया, ठीक है ना। यानी आपने संख्या तो आपने राइट मानी है। क्यों एक धनात्मक पूर्णांक आपको प्रश्न में नहीं रखा है, माना कि विषम एक धनात्मक पूर्णांक संख्या आपने मान ही ली। इस सवाल के लिए आपको मानना पड़ेगा क्योंकि ये थ्योरिकल सवाल है, यानी इस सवाल के लिए आपको पहले से ध्यान रखना पड़ेगा कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या ये होती है। आपको प्रश्नानुसार उसने कह रखा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग किस रूप में लेके आना, 8q+1 के रूप में। विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या ये, और उसने कहा है कि इसका वर्ग 8q+1 के रूप में लेके आना है। तो अब इसका वर्ग करो, वर्ग का मतलब स्क्वायर करना है आपको। अब यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा आपने 9th में पढ़ा हो तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो a क्या है यहाँ 4m का स्क्वायर, 2 की जगह 2, a की जगह 4m और b की जगह 1 और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। कॉमन सेंस वाली बात है कि 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m²। इधर 4 × 2 × 1 4 दूनी 8 और m और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। इस 1 को तो हटाना नहीं क्योंकि 1 तो मुझे आंसर में चाहिए। 8q+1 के रूप में लेके आना है ना, तो
1 तो मुझे चाहिए, अब इसी का कुछ करना पड़ेगा 16m² प्लस 8m का। इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं, कॉमन यानी दोनों में m है, कॉमन का मतलब वही नहीं जो दोनों में समान है, m है तो m ले लो। 16 के पढ़े में भी 8 आता है, 8 के पढ़े में भी 8 आता है, 8 भी ले लो। 8 के पढ़े में 16 2 बार, और 1 m बाहर चला गया तो 1 m बचेगा अंदर, इधर से तो 8 m पूरा चला गया, एक ही बचा और प्लस 1 कॉमन लिया है मैंने यहाँ। दोनों में क्या समान था, m समान था, m को बाहर ले लिया। 16 और 8 में क्या समान था, 8 के पढ़े में भी 16 आता है, 8 के पढ़े में भी 8 आते हैं, 8 ले लिया तो 8 के पढ़े में 16 2 बार आते हैं, 1 m तो चला गया तो 1 m बचेगा, इधर 8 m पूरा ही चला गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, 0 मत लिख लेना, प्लस 1। अब ये 8m आ गया आपके, इस 2m प्लस 1 को क्या दे सकता हूं, q, यानी आपको m² लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ m रहने देना, 2m² प्लस 2m अंदर ही रहने देना इसको, प्लस 1। इस पूरे को आपको मान लेना है q है, क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, 8q प्लस 1 के रूप में आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, 2m² प्लस m को, जैसे 2m है, ठीक है, m में हो इसको, इसको आपको मानना पड़ेगा, जैसे मैंने इसमें से कॉमन लिया है 8, और यहाँ बच गया 2m², यहाँ बच गया m प्लस 1, 2m² प्लस m को मैंने क्या मान लिया, q, यहाँ लिख लेना, चूंकि मैंने 2m² प्लस m को क्या माना है, q, इसमें मानना पड़ेगा क्योंकि आपको आंसर में 8q प्लस 1 लेके आना है और सिस्टमेटिक चलना है। जैसे मैं लेने में m भी कॉमन ले सकता था, लेकिन आंसर को मुझे क्या चाहिए था, 8q प्लस 1 के रूप में, तो 8q प्लस 1 के रूप में आपका आंसर आ गया। अगला सवाल है, जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाई कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q प्लस 1 9q प्लस 8 का रूप का होता तो q पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। उसने कहा है आपके जैसे आपके सेकंड सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q प्लस 1 9q प्लस 8 के रूप का होता है तो q एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। उसने कहा है कि माना कि मैंने एक धनात्मक पूर्णांक संख्या मानी है, माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या मानिए 3b प्लस 1 और 3b प्लस 2 है, ठीक है। और उसने कहा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाए किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q प्लस 1 9q प्लस 8 का रूप हो तो q एक पूर्णांक संख्या है। आपको आंसर में क्या लेके आना है, 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8, ठीक है ना। मैंने ये संख्या मानी है 3b प्लस 1 और 3b प्लस 2, ठीक है ना। अब उसने प्रश्नानुसार दे रखा है कि किसी भी संख्या का घन इस रूप में होना चाहिए, 9q प्लस 1 9q प्लस 8, घन का मतलब क्यूब करना है। 3 का क्यूब कितना होगा, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 9 3 27, और b का क्यूब यानी b क्यूब। इसमें से अब कॉमन लेना है क्योंकि मुझे आंसर में तो 9q चाहिए, तो मैंने 9 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 3b क्यूब। कॉमन लेने का मतलब वापस गुणा करूंगा तो 27 ही आएगा, 9 3 27, 9 को बाहर ले लिया तो 9 के बारे में 27 कितनी बार 3, तो अंदर 3 ही रहेगा। अब इस पूरे को 3b क्यूब को मैं क्या नाम दे दूंगा, क्यूब लिख लूंगा, क्योंकि 3b क्यूब क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ये आपका आंसर हो गया। आपके एक तो 9q आ गया, फिर उसके बाद सेकंड 9q प्लस 1 चाहिए, तो आपको क्या करना है 3b प्लस 1 का क्यूब,
अब 3b+1 का क्यूब करते हो तो a + b का क्यूब का सूत्र क्या होता है? a + b का क्यूब का सूत्र होता है a³ + 3ab, a + b और b³। इसमें मान पुटअप करो। आपका a क्या है? 3b, 3b का क्यूब 3a 3b b 1 और a 3b+1 और b का क्यूब यानी 1 का क्यूब। ठीक है ना? 3b का क्यूब क्या होगा? 27b³, 3 × 9 9b ऊपर 3b+1 और 1 का क्यूब 1। ठीक है, अब इनमें से क्या कॉमन होगा? दोनों में से ओनली 1 तो मुझे पीछे चाहिए क्योंकि 9³ + 1 चाहिए आंसर में, +1 तो पीछे है, तो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूंगा? 9 कॉमन ले लूंगा। 9 कॉमन लिया तो 9 के पार्ट में भी 27 आते, 9 के पार्ट में भी 9 आते, 9 के पार्ट में 27 3 बार आते, तो यहाँ 3b³ रह जाएगा और यहाँ ओनली फॉर b क्योंकि 9 तो बाहर चला गया और 3b+1 + 1 इस पूरे को मैं क्या मान लूंगा? क्यूब, तो 9³ + 1 आपकी ये भी आंसर आ गया। और आपको चूंकि करके लिखना है, आपने 3b³ + b 3b+1 को क्या माना है? क्यूब माना है, यही आपका आंसर आप मान सकते हो क्योंकि आपके प्रश्न में दे रखा है q एक पूर्णांक संख्या है। अब जैसे आपने 3b³ = q माना है, b की जगह मैं 1 रख देता हूं, 1 का क्यूब 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी 3 आएगा, तो q = 3 एक पूर्णांक संख्या है। कॉमन सेंस वाली बात है, 3 एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी तक यानी अनंत तक चलती है, तो मान सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड सवाल है। अब आपका थर्ड सवाल है, जैसे दर्शाए किसी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6 + q+1 6q + 3 6q + 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। q एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, q एक धनात्मक पूर्णांक है। उसने कहा कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को इस रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या जैसे 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। अब लेके भी आना है आपको आंसर में, आपको ये बताना है कि इसको लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। तो पहले अपन को यूक्लिड विभाजन विधि देखनी है। वो होती है a = b³ + r। ठीक है, b की जगह क्या आ रहा है यहाँ? 6, r की जगह तो रहने दो, b की जगह क्या आ रहा है? 6 आ रहा है सब जगह, तो b = तो आपके हो गया 6। ठीक है, r आपके चेंज आ रहा है, 1 आ रहा है 3 आ रहा है 5 आ रहा है, वो आ नहीं सकता है वो देखना। यूक्लिड विभाजन विधि a = b³ + r में कंडीशन होती है 0 से ग्रेटर देन होगा b, लेस देन होगा r, यानी b होगा जो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 8 से क्या होगा? छोटा होगा। इस कंडीशन में मैं b की वैल्यू रखता हूं, तो b की वैल्यू क्या है? 6 और 8, यानी क्या क्या हो सकता है? r क्या होता है? 6 से छोटा होगा। ये इससे यही पता चल रहा है कि r 6 से छोटा होगा, यानी r की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हो सकती है। अब इस सिस्टमैटिक रूप में b³ + r में इसके मान रखूं तो b की जगह 6, q की जगह q, r की जगह 0 भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 लिख लिया, यानी आपके पहला वाला तो आ सकता है। इसी प्रकार a = b³ + r, b की जगह 6, q की जगह q, r की जगह क्या आ सकता है? 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, यानी 3 आपके आ सकता है। लास्ट एक और है a = b³ + r, b की जगह 6, q की जगह q, r की जगह क्या आ सकता है? 0 1 2 3 4 तो अपने को चाहिए नहीं, 5 चाहिए, हाँ 5 आ सकता है।
हाँ यानी आ सकता है। ठीक है, तो आपके ये आपको इतना सा बता दें कि ये संख्या आ सकती नहीं आ सकती, इससे पता चलेगा 0 लेस देन इक्वल टू बी लेस देन आर। बी की वैल्यू 6 रख देनी, यानी इससे पता करना है कि आर क्या होगा, आर छोटा होगा 6 से, आर बड़ा होगा 6 से, आर यहाँ और बी यहाँ, सॉरी 6, यानी आर छोटा होगा 6 से, आर छोटा होगा 6 से, तो 6 से छोटी छोटी संख्या है 0 1 2 3 4 5, यानी 0 से ग्रेटर देन होगा आर, लेकिन लेस देन होगा बी से, यानी बी से यानी क्या 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा होगा, यानी जिस तरफ चोंच बंद हो वो क्या होता है, छोटा होता है, यानी आर छोटा है किससे, 6 से, तो 5 तक आएगा। 5 में अपने को क्या चाहिए था, 1 3 और 5 चाहिए था, 1 3 और 5 अपने आ रहा है, यानी आपका आंसर राइट है। ऐसा हो सकता है, हाँ विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या ऐसी हो सकती है। अगला आपकी यूक्लिड विभाजन विधि दे रखी है, जो अभी मैंने पहले बताया था, उसका एक और सवाल देख लेते हैं, ठीक है ना। प्रश्नावली में मैंने 210 और 55 का बता दिया, 420 130 का बता दिया, 75 243 का आप करना, मैं चौथा बता रहा हूं 135 और 225, ठीक है। 135 और 225 का मास ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मास यूक्लिड विभाजन विधि से। वैसे आगे जो अभी मैंने पढ़ाया ना, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, बोर्ड में आने लायक सवाल है तो ये यूक्लिड विभाजन विधि है। उससे यूक्लिड विभाजन विधि से मास आपको पूछा जाता है, तो इस पे ज्यादा फोकस करना है कि एचसीएफ कैसे निकालना है, ठीक है। अब प्रथम चरण फर्स्ट में होगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अपने यूक्लिड विभाजन विधि है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a क्या होगा इसमें से, बड़ी संख्या वाली 225, b क्या होगा 135, 135 का पढ़ा बोलो, 225 में कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा, 2 बार तो 270 हो जाते हैं, एक बार ही जाएगा, शेष पर कितना बचेगा, यानी आपने 225 में 135 का भाग लगाया, पढ़ा एक बार बोला 135 आए, 5 में से 5 0, 2 में से 3 जाते, 12 में से 3 गए तो 9, 12 में से 3 गए तो 9 और 1 में से 0, यानी 90 आंसर आ रहा है, ठीक है ना, यानी 90 शेष फल आ रहा है। आज क्या हो गया आपके 90 हो गया। अब 90 नॉट इक्वल टू 0, 90 0 नहीं है, जब तक शेष फल 0 नहीं आएगा तब तक प्रोसेस चलती रहेगी। तो द्वितीय चरण, सेकंड चरण में किस पर प्रोसेस चलेगी, 135 और 90 पर। आपको इसे बनाना नहीं है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं कि बढ़िया 135 और छोटा 90, यानी इस पर प्रोसेस करेंगे। तो 135 बार रहेगा और 90 अंदर, 90 का गुणा कितनी बार करेंगे, एक बार ही करना है, कॉमन सेंस वाले में। दुगुना करोगे तो 180 आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, आपने दुगुना ज्यादा नहीं करना। तो 135 में से 90 गए तो 10 और 35 45, और 45 भी नॉट इक्वल टू 0, यानी 45 भी 0 नहीं है। तो थर्ड चरण, थर्ड चरण में प्रोसेस किस पर चलेगी, 90 और 45। 90 बड़ी संख्या बार रहेगी, 45 का पारा बोलना है 2 बार। 45 से 12 नहीं आए तो गुणा कर देना है, देख लेना है कि बार कितनी बार जा रहा है, 90 में 2 बार जा रहा है, 2 बार, और शेषफल कितना है 0, पूरा 90 आ गया। तो आपके आंसर जो भाजक होगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा, यानी आंसर कितना होगा आपके 45, ये आपका आंसर, ठीक है ना। ये आपके यूक्लिड विभाजन विधि से प्रथम चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण, इससे ये भाग लगाना है 225 में 135 का, जब तक शेष पर 0 नहीं आए तब तक प्रोसेस चलते रहेगी, ठीक है ना। इस सवाल पे ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि यही सवाल आ सकता है। वो शुरुआत के 3 सवाल क्या है कि थ्योरिकल कभी पूछे नहीं गए, यूक्लिड विभाजन विधि पूछी जा सकती है, यूक्लिड विभाजन विधि से मास ज्ञात करना इंपॉर्टेंट सवाल है।
और आपको घर के लिए ये सवाल करने हैं यूक्लिड विभाजन विधि से। जैसे फर्स्ट करना है आपको 75 243 में 75 का भाग लगाना है, ठीक है। एक करना है आपको 867 255, यानी 867 में 255 का भाग लगाना है। ये घर से करना है आपको। धन्यवाद।